हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अगर पुलिस ऑफिसर आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहा है, आप पुलिस ऑफिस स्टेशन में जाते हो और पुलिस ऑफिसर मना कर देता है कि मैं आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहा, तो क्या डायरेक्ट आप कोर्ट अप्रोच कर सकते हो या आपको पहले सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाना पड़ेगा। और अगर डायरेक्ट आप कोर्ट अप्रोच कर जाते हो तो अगर आप कोर्ट आपके इस एप्लीकेशन पे कोई एफआईआर रजिस्टर करा भी देता है तो क्या वो एफआईआर लीगल है, क्योंकि उससे पहले हमें एक रेमेडी एग्जॉस्ट करनी होती है जिसे हम बोलते हैं 154 सब क्लोज 3 की। और 154 सब क्लोज 3 जब सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर पुलिस ऑफिसर आपके एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहा है तो आप क्या करो, डायरेक्ट पहले आप चले जाओ सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जो हायर अथॉरिटीज़ है, और हायर अथॉरिटीज़ को सूचना दो कि आप पुलिस स्टेशन में गए थे, आपके अगेंस्ट में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद भी पुलिस ऑफिसर ने आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं करी है, तो 154 सब क्लोज 3 में जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो उसको ऑर्डर देगा कि आप इसकी एफआईआर रजिस्टर करो। लेकिन सपोज करो आप 154 सब क्लोज 1 में पुलिस स्टेशन में जाते हो, 154 सब क्लोज 3 में सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाते हो, स्टिल आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती है, तो उस कंडीशन में आपके पास क्या रेमेडी है, तो उस कंडीशन में आपके पास जो रेमेडी है, आप 156 सब क्लोज 3 में जाते हो। लेकिन अभी तक जो प्रैक्टिस चली आ रही थी वो प्रैक्टिस ये थी कि पहले आपको दो आपको जो रेमेडी है या आपको राइट मिले हुए हैं वो आपको एग्जॉस्ट करने ही पड़ेंगे। पहले आपको पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा, उसके पास आपको सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाना पड़ेगा, तभी आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकते हो 156 सब क्लोज 3 में कि आप हमारी एफआईआर रजिस्टर करवा दो। जज साहब, पुलिस ऑफिसर तो हमारी एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एफआईआर, देखो एफआईआर ज़रूरी क्यों होती है वो भी मैं डिस्कस करूँगा, और क्यों इसको हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेप टू गेट क्रिमिनल जस्टिस, सीआरपीसी की बात मैं करूं। लेकिन उससे पहले हम 154 सब क्लोज 3 एक बार देख लेते हैं। तो 154 सब क्लोज 3 क्या बोलता है वो हम देखते हैं। बेसिकली द कोर्ट एग्जामिन वेदर द इन्फॉर्मेंट सुनैयर होटल प्रॉपरली एग्जॉस्टेड रेमेडी बाई अप्रोचिंग द पुलिस स्टेशन एंड देन द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस बिफोर मूविंग द मजिस्ट्रेट। तो इस कंडीशन में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि कभी भी देखो, अगर इन्वेस्टिगेशन की मैं बात करूं तो इन्वेस्टिगेशन सोल प्रोरोगेटिव होता है किसका, पुलिस ऑफिसर का। अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो वो एफआईआर रजिस्टर्ड कर सकता है। लेकिन अगर सपोज करो पुलिस ऑफिसर को लगता है कि वहाँ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं हुआ है तो उसको इतनी डिस्क्रिशन दी गई है कि वो एफआईआर रजिस्टर्ड ना करे और करे भी तो एनसीआर रजिस्टर्ड कर ले, जिसे हम बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। क्योंकि जब भी एफआईआर रजिस्टर्ड होती है तो हम बोलते हैं क्रिमिनल जस्टिस मोशन में आ जाता है, बेसिकली वो एक्शन में आ जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि क्रिमिनल जस्टिस एक्शन में आता है और वो लीगल जो प्रोसीडिंग है वो इनिशिएट हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो इसे बोलते हैं फर्स्ट स्टेप टू गेट क्रिमिनल जस्टिस। और अगर हम एफआईआर की ही बात करते हैं तो एफआईआर क्या होता है, तो एफआईआर होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आफ्टर कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसलिए हम इसको बोल देते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। लेकिन मुद्दा ये आता है कि बीइंग एन एडवोकेट या बीइंग ए कॉमन मैन अगर हमें पता होना चाहिए कि पुलिस ऑफिसर हमारी एफआईआर रजिस्टर नहीं करता, तो हम 154 सब क्लोज 3 में सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि सर हमारी एफआईआर आपके पुलिस ऑफिसर ने रजिस्टर नहीं करी, तो प्लीज़ आप उसको एफआईआर को रजिस्टर करा दो। लेकिन सपोज करो आप पुलिस स्टेशन में भी चले गए, आप सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस या जो हायर अथॉरिटीज़ है उनके पास भी चले गए, स्टिल आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई है, तो आपके पास क्या रेमेडी है, तब आपके पास रेमेडी है मजिस्ट्रेट के पास जाओ आप, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसके पास पावर है सेक्शन 156 सब क्लोज 3 में सीआरपीसी में, वो आपको बेसिकली एफआईआर आपकी उस कंप्लेंट के बेस पे रजिस्टर करा सकता है। पुलिस अथॉरिटी को डायरेक्शन दे सकता है कि आप इस पे ऑर्डर दे सकते हैं कि आप इस पे बेसिकली एफआईआर रजिस्टर्ड करो। लेकिन आज तक जो प्रैक्टिस चली आ रही थी वो ये थी कि पहले 154 सब क्लोज 1, 154 सब क्लोज 3 में। लेकिन इस केस में क्या हुआ है कि जो ये बंदा है जिसने एफआईआर रजिस्टर कराई है वो पुलिस ऑफिसर के पास जाता है और डायरेक्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पहुंच जाता है। तो जो दूसरी पार्टी है वो कोर्ट में चली गई, तो उन्होंने बोला कि सर आज तक जितनी भी जजमेंट्स आई है उन जजमेंट में लिखा हुआ है कि आपको पहले ये दो रेमेडी एग्जॉस्ट करनी पड़ेंगी। पहले आपको पुलिस ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा, तब आपको सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाना पड़ेगा, और थर्ड स्टेप में जाके आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पहुंच सकते हो। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, केस का नाम मैं आपको बता देता हूं, अनुराग भटनागर एंड अदर्स वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि अगर सपोज करो कोई पर्सन है उसने 154 सब क्लोज 1 में पुलिस स्टेशन में गया और डायरेक्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गया है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दे दिया है कि आप 156 सब क्लोज 3 में एफआईआर रजिस्टर्ड करो, तो ऐसा नहीं है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं है, क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को दो चीज़ एग्जामिन करनी थी यहाँ कि क्या वो पर्सन पुलिस स्टेशन में गया उसके बाद क्या उसने सेकंड रेमेडी एग्जॉस्ट नहीं करी, तो उसने क्या किया, सेकंड स्टेप जो है ना वो फॉलो नहीं किया, वो डायरेक्ट सेकंड स्टेप स्किप करके वो डायरेक्ट थर्ड स्टेप पे आ गया और मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गया।
तो अगर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर भी दिया है तो ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसीजर इरेगुलरिटी है। अब प्रोसीजर इरेगुलरिटी और मटेरियल इरेगुलरिटी क्या होती है कि जब भी मटेरियल इरेगुलरिटी होगी तो किसी एक पार्टी का कोई भी जो नेचुरल जस्टिस है वो ब्रीच हो रहा है, उसका कोई ना कोई ऐसा राइट है जिसकी वजह से वो अपने एविडेंस कोर्ट में नहीं दे पा रहा है। लेकिन कोर्ट ने बोल दिया अगर यहाँ प्रोसीजर इरेगुलरिटी हुई भी है तो इस कंडीशन में किसी भी पार्टी का कोई भी फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हुआ है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसीजर इरेगुलरिटी और मजिस्ट्रेट के पास अभी भी पावर है कि वो बिना सेकेंड स्टेप के थर्ड स्टेप में आके एफआईआर रजिस्टर्ड करा सकता है। और अगर उसने ऐसी एफआईआर रजिस्टर्ड करा भी दी है तो उस कंडीशन में वो जो एफआईआर है वो लीगल है, इलीगल नहीं है। अब बात करते हैं इसमें जो दो चीज़ डिस्कस हुई थी वो बेसिकली हुई है। एक जो मेन चीज़ जो डिस्कस हुई है इसी केस में वो है सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग की बात करें तो ये बेसिकली केस क्या था कि ये केस ऐसा था कि ये MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, एक कॉन्ट्रैक्ट का केस था। तब ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं होता है तो दूसरी पार्टी जाती है और कोर्ट में जाके एफआईआर रजिस्टर कराती है। तो जो पहली पार्टी थी वो प्ली लेती है, बोलती है जज साहब ये तो सिविल मैटर है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे मैटर है, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बेस पे मैटर है, तो इस कंडीशन में एफआईआर क्यों हुई? आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा सकते हो, आप 72 73 में जाके कंपनसेशन ले सकते हो, लेकिन आप एफआईआर को रजिस्टर करा रहे हो। तो जज साहब ने बोल दिया कि जो फ्रॉड है ना, आप जब सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे वो फ्रॉड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी है और वो फ्रॉड IPC या BNS में भी है। लेकिन दोनों में मुद्दा क्या होता है कि फ्रॉड बेसिकली ये छोटा सा थिन सी इसमें लाइन खींची हुई है कि जब हम इनिशियल स्टेज पे एक पहले से हमारी इंटेंशन है कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ही नहीं करेंगे, सिर्फ दूसरी पार्टी से पैसे हड़प लेते हैं, तो इस कंडीशन में ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग में भी फॉल कर जाएगा। तो इस केस में जो प्ली थी बेसिकली कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं की और बोल दिया कि इवन ये कॉग्निजेबल ऑफेंस तो है ही और हम एफआईआर को क्वेश्चन तो नहीं करेंगे इसको इस बेस पे कि ये सिविल प्रोसीडिंग जो सिविल केस थे उससे इनिशिएट हुई है। अल्टीमेटली कॉग्निजेबल ऑफेंस है और अगर इन्वेस्टिगेशन होगी और आपकी अगर कोई गलती नहीं होगी तो जो पुलिस ऑफिसर है वो क्लोजर रिपोर्ट लगा देगा, इतना तो होगा। तो इसमें बेसिकली सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग का भी डिस्कशन होता है। लेकिन मुद्दा ये है इस केस में जो आज के बाद इस्टेब्लिश होता है कि अगर 156 सब क्लोज 3 में मजिस्ट्रेट डायरेक्ट एफआईआर रजिस्टर्ड कर देता है तो सिर्फ और सिर्फ ये प्रोसीजर इरेगुलरिटी है, ये कोई मटेरियल इरेगुलरिटी नहीं है, तो इस कंडीशन में वो एफआईआर वैलिड हो जाएगी। ठीक है, तो प्रोसीजर इरेगुलरिटी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और जो मजिस्ट्रेट ने अपना माइंड अप्लाई किया वो वैलिड माइंड है, उसके पास पूरी की पूरी पावर है। ठीक है, ये इस केस में डिस्कस हुआ था। तो अल्टीमेटली आज के बाद अगर आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड ना हो तो आप पुलिस ऑफिसर के पास जा सकते हो और ये केस टू केस वेरी करता है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल एप्लीकेबल हो जाएगा कि आप डायरेक्ट आप कोर्ट में जा सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन बस इतना कोर्ट ने इस केस में बोल दिया कि जो अगर मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट डायरेक्ट सेकंड स्टेप को फॉलो ना करे बिना, मतलब वो आप क्या करो, पहला स्टेप है पुलिस ऑफिसर के पास जाओ, दूसरे स्टेप है आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाओ, तीसरे स्टेप है आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाओ, तो तभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट आज तक कॉग्निजेंस लेता था। लेकिन इस केस में सेकंड स्टेप को स्किप कर दिया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोल दिया कि अगर पार्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास नहीं भी गई है ना, डायरेक्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अप्रोच करती है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करता है वो बेसिकली ऑर्डर कर देता है एफआईआर के, तो वो एफआईआर इलीगल नहीं होगी, वो बेसिकली वैलिड हो जाएगी। ठीक है, तो आज के बाद एक बात याद रखना कि एफआईआर क्यों ज़रूरी होती है। एफआईआर इसलिए ज़रूरी होती है कि जब तक एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होगी पुलिस ऑफिसर के पास इन्वेस्टिगेशन की पावर नहीं आएगी। तो फॉर द बिगिनिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, टू इनिशिएट द इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ऑफिसर मस्ट हैव टू रजिस्टर द एफआईआर, क्योंकि जैसे ही एफआईआर रजिस्टर होती है पुलिस ऑफिसर के पास क्या पावर आ जाती है, जो एक्यूज पर्सन है उसको अरेस्ट कर सकता है, जो विटनेस है उसको बुला सकता है कोर्ट में, जो कोई डॉक्यूमेंट है उसको अपने पास रख सकता है। तो बहुत सारे के सारे पुलिस ऑफिसर के पास पावर आ जाती है। क्यों? क्योंकि फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तो उसके बाद चार्जशीट फाइल होती है और जब चार्जशीट फाइल हो जाएगी तभी प्रोसिक्यूशन और डिफेंडेंट जो एक्यूज अपने एविडेंस कोर्ट में देते हैं। तो बेसिकली इस केस में बोल दिया कि 156 सब क्लोज 3 में एफआईआर जो जज साहब है डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।